वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अप्रैल 2026 और 23 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया गया। उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो नृत्य कला को बढ़ावा देने, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 तारीख से 4 जनवरी याद रख लेना, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल शब्द जब आप सुनते हो तो पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ में। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? यूनेस्को की, और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी लखनऊ को शामिल किया गया है। देखो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। ये देश का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। पहला कौन सा है? पहला हैदराबाद है। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। देखो, 10 तारीख से सबसे पहले तो आप 10 जनवरी याद रख लो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और जैसे ही विश्व हिंदी दिवस सुनते हो तो 14 सितंबर माइंड में आता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस। और 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर बताया था मैंने आपको, ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर बताया था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट चीता पता चल गया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आपको 21 सितंबर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखना है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखना है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन दिवस। कल मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट डे बताए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप सारे इम्पोर्टेंट डे बताया करो, हम बार बार जब इनको सुनते हैं तो हमको ये याद हो जाते हैं। बस इससे होता क्या है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा इसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। आपको पढ़ना है तो आप टाइमिंग मत देखो। मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ इतना मौका आप मुझे दो कि मैं बेस्ट एक्सप्लेन करूँ। टाइम का बाउंडेशन आप लगाओगे तो मैं कई चीज़ें मुझसे स्किप हो जाएंगी और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी स्किप ना करूँ, हर चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में लिंक करके एक्सप्लेन करूँ। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप डेली शेयर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर जरूर किया करो। मैं इतना लिंक करा के याद कराऊंगा, इतना चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट करा के याद कराऊंगा, चेन बना के याद कराऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे अभी लखनऊ वाला क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया, बहुत स्टूडेंट ने बताया कि सर ये क्वेश्चन आपने बार बार रिपीट कराया था, बार बार रिवाइज कराया था और ये पूछा भी गया। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और ये 11 तारीख से क्या याद रखना है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया और ये 16 से 16 सितंबर जरूर याद रखना है, ओजोन दिवस। अच्छा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया।
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। अब ये देखो 19 तारीख है, सबसे पहले तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस। और 19 नवंबर को ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई जाती है। 19 नवंबर के बाद 19 दिसंबर भी याद रखना है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। अब गोवा मुक्ति दिवस आ गया तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को। अच्छा, 22 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। इससे पहले 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 23 मार्च को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं बताई थी, कौन कौन सी हैं, फ्रेंच, चाइनीज, अंग्रेजी, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अच्छा, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 21 तारीख से क्या याद रखना है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। और 21 सितंबर को अभी क्या बताया मैंने आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो 21 तारीख से ये 3 इंपोर्टेंट डे याद कर लो। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी, अबर पॉवर अबर प्लानेट। और 22 अप्रैल से जस्ट 1 महीने पहले 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया और 27 सितंबर को याद रखना वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। आप थोड़ा सा टाइम के लिए मैनेज कर लो, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लिंक करा के याद कराना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। मेरे लिए भी आसान है कि मैं बहुत छोटा वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं इसको क्वालिटी का वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसको डिटेल में बनाना चाहता हूँ, जिससे कि ये आपके माइंड में चीज़ें छप जाएँ। तो प्लीज़ इतना सा मैनेज करो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र की कैपिटल काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ हुआ है? मिस्र की कैपिटल काहिरा में। एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। अब इसमें टॉप पे कौन रहा है? इसमें टॉप पे अपना देश भारत रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत टॉप पे रहा है तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में भारत पहले नंबर पे है। अब अपना भारत पहले नंबर पे है ना, तो ये है मैप में अपना भारत। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत अभी 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। बढ़ की कितनी हो गई है? 80.9%। और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 99। देखो, 3 तो रामसर स्थल बिहार से जुड़े थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और घोघाबील झील। एक ये कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा था। ये सिलीछेड झील है, ये राजस्थान से जुड़ी। सिलीसेड झील। पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा। छरी ढांड, ये गुजरात से जुड़ा। और अभी फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शेखा झील जुड़ गई है। तो भारत में अब टोटल 99 रामसर साइट हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई हैं? उत्तर प्रदेश में 12 हो गई हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। देखो, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है
19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। क्या शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अच्छा, अभी भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र भी तो शुरू किया था। भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र कब शुरू किया था? इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर। भारत में जनसंख्या और डॉक्टर का जो अनुपात है ये अब सुधर गया है। कितना हो गया है? 1:811, यानी कि 811 लोगों पर अब भारत में एक डॉक्टर है। तो भारत में डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का जो अनुपात था वो अब सुधर गया है। सुधर के कितना हो गया है? 1:811। अच्छा, भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड बनजीब कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में हुआ। ये कौन सा कॉरिडोर है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। अच्छा, भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू हुई और भारत ने 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर दर्ज की है। आपको पता है भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की है। उसका नाम पता है? आयुष वीजा। और आयुष दिवस अभी बताया था मैंने आपको, कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। अच्छा, भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता। अपने भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने एक कम लागत वाली हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। और अभी मिशन सुदर्शन चक्र बताया था मैंने आपको। मिशन सुदर्शन चक्र ये हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है। और दुनिया भर में पेटेंट फाइल के मामले में अपना भारत 6ठे नंबर पर रहा है। क्या? दुनिया भर में पेटेंट फाइल के मामले में अपना भारत 6ठे नंबर पर रहा है। इतना आप भारत के बारे में भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं निखिल टंडन और इनको एम्स न्यू दिल्ली का इंटरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुआर को नियुक्त किया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया गया। रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया। नेहरू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। नीतू समरा हैं, इनको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बना है उसका अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, श्रीकांत बेलामाकन्नी को नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि एप्पल के नए CEO कौन बने हैं? जॉन टर्नस। कौन बने हैं? जॉन टर्नस। असम की जो रणजी क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन बने हैं? किरण पवार। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, HDFC लाइफ की नई MD एंड CEO कौन बनी है? उनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश सुन के अभी कुछ याद आया? आंध्र प्रदेश ने अभी मिशन मशरूम शुरू किया है। 13,000 करोड़ रुपए का मिशन मशरूम ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला। आंध्र प्रदेश ने पिल्लो AI का शुभारंभ किया। क्या किया? पिल्लो AI का शुभारंभ। आंध्र प्रदेश ने बाढ़ के कारण जो भवानी द्वीप था उसे बंद कर दिया। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की अभी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस लीजा गिल। और आंध्र प्रदेश में मानव और जानवर के बीच का जो संघर्ष है उसे खत्म करने के लिए क्या शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट हनुमान शुरू हुआ है।
इतना आंध्र प्रदेश के बारे में मिनिमम याद रखना है। वैसे तो मैंने कल आपको बताया ही है, अभी चंद्रबाबू नायडू की बात आई तो इसलिए मैंने इतना ही आपको बताया। अच्छा, अभी एन अली यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनुनाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। ये कहाँ की हैं? ये गोवा की हैं। अच्छा, डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार थे अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आज का दूसरा क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन चीज पर रहा है? तो 2025 में जिन जिन देशों ने रक्षा पे खर्च किया है उसके बेस पे ये रिपोर्ट तैयार हुई है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? SIPRI का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। तो रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, रसिया तीसरे नंबर पे है और जर्मनी चौथे नंबर पे है। अब याद क्या रखना है? इंडिया, अपना इंडिया कौन से नंबर पे रहा है? 5th नंबर पे रहा है। रक्षा खर्च के मामले में अपना इंडिया 5वें नंबर पे है और पहले नंबर पे अमेरिका है। अब अमेरिका पहले नंबर पे है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। इन्हीं की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की। और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने अभी एक बिल लाया है H1B वीजा के लिए। इसमें क्या है? इसको 3 साल के लिए रद्द करने का प्लान है। ये बताया गया था मैंने आपको, H1B वीजा भी बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। एक ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया। तो देखो, प्रस्तावना का विचार लिया गया, मूल अधिकार का विचार लिया गया, महाभियोग का जो प्रावधान है वो लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रोसीजर है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका की संसद ने H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में RD ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ। USA के मोटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका ने शुरू किया। अच्छा, अभी ग्लोबल AI इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पे रहा था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी आया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पे रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी कल बताया था मैंने आपको, अब पूछ रहा हूँ, आप बताओ नासा का प्रमुख किसे बनाया गया है? नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? वाल्ड ईगल को। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? तो ये फिनलैंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पूरी चेन का मतलब क्या है? 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो लिथियम का खनन होना, यानी कि लिथियम का जो अयस्क है उसका खनन किया जाए, जमीन से खोदा जाए। दूसरा, फिर उसको प्रोसेस किया जाए। और तीसरा, लिथियम की बैटरी के लिए तैयार किया जाए। तो ये तीनों प्रोसेस की चेन ये फिनलैंड ने स्थापित की है। अब फिनलैंड ने की है तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की, फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के
पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। मेघालय में फॉरेन नोड है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड। क्या है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। कहाँ पे है? मेघालय के उमरोई में। और ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड 3 राज्यों में है, उत्तराखंड, राजस्थान और मेघालय। इसमें से जो मेघालय में उमरोई में है, वहाँ पे ये सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 11 देश पार्टिसिपेट करेंगे, 11 मित्र देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। देखो फॉरेन ट्रेनिंग नोड मेघालय में यहाँ रेवोई जिले में है। कहाँ पे है? रेवोई में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग रूट ब्रिज, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया और ये भी मेघालय में है। मेघालय के बारे में एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, गारो और खासी भाषा को मेघालय ने आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया है। और एक और क्वेश्चन बताया था, क्लास फर्स्ट तक के लिए गारो और खासी भाषा को अनिवार्य भी कर दिया है मेघालय ने। अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। दूर दराज के इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी। और मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया है। इतना मेघालय के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्यावरणीय पहल और सामुदायिक विकास के लिए कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ में AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। और इनकी जयंती को किस रूप में मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया था। अच्छा, लखनऊ की जो चिकन कारीगरी है और हथकरघा उद्योग है उसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला भी लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी भी लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। तो अकेले एक लखनऊ से इतने क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद हुई और इलाहाबाद से लखनऊ हुई। ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब हुई? ये 1921 में हुई। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ये असमसूट चोटी है। देखो उत्तर प्रदेश का ये चित्रकूट जिला है, यहाँ पे गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे 1938 में स्वीकार किया गया। अब इसमें क्या है? एक धनुष बाण है, 2 ये नदियाँ हैं और मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ अवध के नवाब की प्रतीक हैं, धनुष बाण भगवान राम के प्रतीक है और ये जो 2 धाराएँ हैं ये गंगा और यमुना की प्रतीक हैं। तो इस राजकीय चिन्ह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य बहुत फेमस है। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं अपने सर पर इस तरह का चरकुला रखती हैं। इसमें क्या होता है? कई लेयर में जलते हुए दीपक होते हैं और इस चरकुले को रखे महिलाएं नृत्य करती हैं। अच्छा, एक ढेडिया नृत्य भी फेमस है। वो उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है वहाँ पे फेमस है। भगवान राम जब वापस आए थे उस टाइम ढेडिया नृत्य हुआ था।
इतना उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक आपको याद रखना है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है उसे रामसर साइट घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया और भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, वो लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई? तो ये रितिका श्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये रितिका श्री हैं, ये तमिलनाडु की हैं और ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है मानवी मधु कश्यप, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी थी, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। एक नाम ये लिखा है मेनका गुरुस्वामी, ये भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य बनी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करो, आपको बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है गंगा एक्सप्रेस वे। इसका उद्घाटन अभी हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, 594 किलोमीटर। और ये किन दो शहरों को कनेक्ट करता है? ये मेरठ और प्रयागराज को कनेक्ट करता है और टोटल 12 शहरों से होकर ये गुजरता है। क्या? टोटल 12 शहरों से होकर गुजरता है। इसमें से ये जो शाहजहांपुर शहर है, यहाँ पे इसका 3.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 3.5 किलोमीटर लंबा जो पैच है, उस पर आपातकालीन स्थिति में फाइटर जेट उतर सकते हैं। ये 3.5 किलोमीटर की जो रेंज है, जो रोड है, उस तरह से बनाया गया है कि आपातकालीन स्थिति में यहाँ फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। तो ये कितना लंबा है? 594 किलोमीटर। किन दो शहरों को कनेक्ट करता है? प्रयागराज को मेरठ से कनेक्ट करता है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा कर दी है कि आगे इसे कहाँ तक? हरिद्वार तक एक्सटेंड भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आगे इसे हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये जो शाहजहांपुर है, यहाँ पे 3.5 किलोमीटर का ये जो पैच बना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेसवे बना है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वैसे एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इससे भी लंबा बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे जब भी बनते हैं बहुत सारी न्यूज़ आती है, कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता कि एक्सप्रेसवे बहुत कॉस्टली है। अभी ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इस पर अगर आप 2 व्हीलर लेके जाते हो तो ₹1.28 पर किलोमीटर का टोल देना पड़ेगा आपको। यानी कि आप अगर 100 किलोमीटर बाइक से इस पर चले गए तो ₹128 टोल देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से इस पर जाते हो तो ₹2.55 पर किलोमीटर का टोल है। यानी कि 100 किलोमीटर चले गए तो ₹255 आपको देने पड़ेंगे। और वहीं आप कॉमर्शियल व्हीकल से चले गए तो आपको ₹4.05 का टोल देना पड़ेगा पर किलोमीटर। यानी कि 100 किलोमीटर के लिए आपको ₹400 देने पड़ेंगे। अब इसके बाद भी है, अगर आप बड़े व्हीकल से जाते हो जैसे ट्रक हैं तो लगभग ₹12 पर किलोमीटर का टोल है। उसके बाद भी अगर कुछ और व्हीकल हैं, हैवी व्हीकल हैं जैसे जेसीबी होती है, उन पर ₹16 पर किलोमीटर तक का भी टोल है। अब आप ये सोच के देखो, बाइक के लिए
₹1.28, यानी कि 100 किलोमीटर का 128 रुपये। अगर सपोज एक कोई नॉर्मल बाइक है और वो 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, तो उसे इस 100 किलोमीटर को मतलब 128 रुपये तो ये देगा और 2 लीटर पेट्रोल जलाएगा, 200 रुपये की पेट्रोल जलाएगा, 128 रुपये टोल और दे देगा। और होता क्या है, जब भी आप कोई व्हीकल खरीदते हो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। आप जब पेट्रोल डलवाते हो तो आपको उस पर पेट्रोल पे जो सेस है, टैक्स है, वो देना पड़ता है। उसके अलावा जब पार्किंग में खड़ी करते हो तब भी आपको पार्किंग का टैक्स देना पड़ता है। इतने सारे टैक्स हैं कि बहुत सारे टैक्स हैं। और उसके बाद ये जो हाईवे हैं, ये जो एक्सप्रेस वे हैं बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर ये होना चाहिए कि सपोज ये एक्सप्रेस वे मान लो 70,000 करोड़ रुपए का बना, मान लो सपोज एक फिगर मान लो 70,000 करोड़ का बना। अब मान लो गवर्नमेंट इससे 100,000 करोड़ रुपए कमाना चाहती है, ठीक है, 100,000 करोड़ रुपए कमाओ, लेकिन ये क्लियर कंज्यूमर को पता भी तो होना चाहिए कि अब तक इससे कितना कलेक्शन हुआ और कब तक ये 100,000 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो इसे फ्री करो। लेकिन कोई भी एक्सप्रेस वे फ्री नहीं होता, लगातार टोल वसूला जाता है और जो कंज्यूमर है उस पर पेट्रोल टैक्स पे टैक्स लगता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना समझना है, ये 594 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। और ये जो शाजापुर वाला पैच है ये जरूर याद रखना, और ये किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है ये भी याद रखना है, मेरठ और प्रयागराज को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? तो ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने की है, ये पुणे में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो ये अपने भारत ने जीता। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एप्पल के नए CEO कौन बने हैं? जॉन टर्नस बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप कैसे ज्वाइन करोगे? आप व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप में ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है, इस तरह से प्लस का निशान बना होता है, आप उस पर क्लिक करो और वहाँ पे एक QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे करंट अफेयर्स के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की सारी PDF पोस्ट करता हूँ। एक्चुअल में ये जो व्हाट्सएप चैनल है इस पर PDF का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, व्हाट्सएप ने ही नहीं दिया है। तो टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, करंट अफेयर्स के जितने भी PDF पॉसिबल हो सकते हैं सब मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च कर लो टेलीग्राम पे और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खोला। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। IIT मद्रास से रिलेटेड रिंग 1 वाला क्वेश्चन याद रखना, रिंग 1 वाला और YD1 अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर IIT मद्रास ने बनाई। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया और चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। ये दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख। और लद्दाख अब तक का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लद्दाख में अभी 5 नए जिले भी बना दिए गए हैं। टोटल जिले अब लद्दाख में कितने हो गए हैं? 7। अच्छा, लद्दाख में 5 नए जिले अधिसूचित किए गए। जस्टिस लीजा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पारंपरिक सुबोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया।
बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने हेतु कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। और पेट्रोग्लिफ का मतलब मैंने आपको बताया था, चट्टानों पर जो नक्काशी होती है उसे पेट्रोग्लिफ कहते हैं। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। और भारत के 95वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर अरुण्य घोष बने। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को कंटिन्यू देखा है तो सीरियसली आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो। एक हैबिट आप बना लो, डेली मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट। जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर से जैसे ही आप उठते हो, सबसे पहले 20 से 25 मिनट निकालो, इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। इतना सा काम अगर करते रहे तो देश दुनिया में जितने भी अपडेट हैं सब आपको पता चलते रहेंगे। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन करता है, कुछ भी आपकी नॉलेज को बूस्ट करता है, तो इसे आप शेयर जरूर किया करो। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस ग्रुप में इसे शेयर करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।